अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? सबसे पहले ये वालेकुम Yes, अस्सलाम। sir. जी सर, क्लियर आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कल वाले लेक्चर में से अगर किसी को कोई भी सवाल है तो वो बताएं सबसे पहले। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? क्योंकि लिंक तो किसी को नहीं दिया है रिकॉर्डिंग का, तो मसले होंगे, जाहिर सी बात है। आप लोगों में से जिसने असाइनमेंट किया उसको तो वही होंगे। सर शेयर करें? एक सेकंड बस वेट करें थोड़ा। सर जी जी। सर सेकेंडरी हेडिंग में ना हेडर जो है उसमें मुश्किल हो रही है। मतलब अच्छा, सेकेंडरी प्राइमरी तो समझ आ रहा है लेकिन सेकेंडरी ठीक में है। ना थोड़ी मुश्किल हो रही है। अब सेकेंडरी का पता है मसला क्या है? सेकेंडरी आपको टाइम लेता है। सेकेंडरी क्रिएटिविटी भी है एक किस्म से, लेकिन इट टेक्स टाइम। आज दो टॉपिक्स हो जाएंगे, ठीक है? दो कल और होंगे। दो मैंने ऑलरेडी कराए हैं। फिर आप जो पूरी असाइनमेंट करेंगे उसमें होंगे टोटल 20 टॉपिक्स डिफरेंट डायमेंशंस के ना। जैसे कॉलम के 5 हो गए, 5 एंड के हो गए, 5 क्वेश्चंस के हो गए, 5 आपके स्टेटमेंट बेस्ड हो गए, ठीक है? तो ये 20 सवाल है। पर फिर आप उनको सॉल्व करेंगे, उनमें फिर मसले आएंगे। फिर जब उन मसलों का लेक्चर होगा, तो नेक्स्ट वीक का फर्स्ट लेक्चर होगा, वो आपकी असाइनमेंट के इश्यूज डिस्कस होंगे। अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो किसी ने भी नहीं किया सही से, तो वो टॉपिक यहाँ पे होगा। ऐसे नहीं है कि बस ये एक बार ही मैंने कराया है, ये बार बार होंगे। उसमें फिर जितने सेकेंड हेडर्स मैं बनाऊंगा, ठीक है अरीम, जितने मैं सेकेंडरी हेडर्स बनाऊंगा उनमें से आप सीखेंगे। जाहिर सी बात है, आप टीचर को कॉपी करते हो या राइटर को कॉपी करते हो, तो यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे मुझे कॉपी करना कि मैं कैसे सेकेंड हेडर्स बना रहा हूँ। फिर जो आपके पास टॉपिक आएगा उस हिसाब से आप, जैसे मैंने बनाया है उसी तरीके से आप भी बनाएंगे। स्टार्ट में होता है डिफिकल्टी, ये होगी आपको डिफिकल्टी, इसीलिए मैंने इसको एक अलग स्टेप बनाया है पूरा ऐसे का। कोई टीचर आपको ऐसे एक स्टेप पे काम नहीं करवाएगा। पूरी की पूरी आउटलाइन आपको एक टॉपिक बताएंगे, पूरी आउटलाइन बनवाएंगे और कहेंगे अब इसकी कंप्लीट आउटलाइन बनाएं एंड इंट्रोडक्शन लिख के आए। ठीक है? ये यस आज सर, के ठीक है सर। एक दो टॉपिक आज हो जाएंगे, उसमें सेकंड हेडर्स जो बनेंगे उसमें ज्यादा आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। और इवन कल भी होंगे दो लेक्चर्स, दो टॉपिक या तीन, उनमें भी आपकी क्लियर हो जाएगी आपकी ये कंफ्यूजन। ठीक है? और अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लें अपार्ट फ्रॉम सेकंड हेडर्स। सर हम क्रिटिकल पर्सपेक्टिव हर ऐसे में नहीं दे सकते सर, जैसे क्रिटिकल पर्सपेक्टिव या फिर काउंटर व्यू? काउंटर व्यू सर, या काउंटर व्यू हर टॉपिक का बनता है वैसे, ठीक है? ये शायद मुझसे फर्द ने पूछा था। हाँ, फर्द ने पूछा था कि सर कॉलन वाला या हो एंड वाला हो गया, उसमें काउंटर कैसे बनाएंगे? वो मैंने अभी करवाया ही नहीं है। अभी मैंने आपको सिर्फ दो टॉपिक्स करवाए हैं, ठीक है? स्टेटमेंट बेस्ड एंड क्वेश्चन बेस्ड, उनका काउंटर कैसे बनेगा वो भी आप लोगों को बता दिया है, जो मैंने दो करवाए हैं, ठीक क्वेश्चन है? है सर मेरा। हाँ सर जी बोले। जेंडर इक्वलिटी इज अ पॉपुलर स्लोगन था, इसका हम काउंटर कैसे बनाएंगे कि पॉपुलर, कुछ लोग कहते हैं कि पॉपुलर स्लोगन नहीं है, इज अ पॉपुलर स्लोगन। इज अ पॉपुलर स्लोगन, यस। इट इज नॉट अ पॉपुलर स्लोगन। स्टेटमेंट को आगे बस नॉट लगाना है। आप मानते हो पॉपुलर स्लोगन है? जी सर, है, पूरी दुनिया में चल रहा है ये। मतलब ऐसे आप, ऐसे में एक होगा, देखें ये टॉपिक है ना आपका, ये स्टेटमेंट है, ये आपका स्टेटमेंट है, जेंडर इक्वालिटी इज अ पॉपुलर स्लोगन। ये आपकी एक स्टेटमेंट है। इसके अगेंस्ट जा रहे हो तो जा सकते हो, नहीं जा रहे हो आपकी मर्जी है, ठीक है? लेकिन आई वुड डिफेंड द स्टेटमेंट। अब इसके एक व्यू हो गया आपका थीसिस वाला, अपना व्यू। आप इसको यस कहते हो, यस इट इज जेंडर इक्वालिटी इज अ पॉपुलर स्लोगन, तो ये आपका हो गया फिर प्राइमरी हेडर। थीसिस में आपका स्टांस होगा ये, ठीक है? दूसरा, आप इसकी स्टेटमेंट को जस्ट सिंपली नो ऐड करेंगे। जेंडर इक्वालिटी इज नॉट अ पॉपुलर स्लोगन, इट इज रियलिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिफाइन भी कर लूं तो फिर उसको मैं बताऊंगा कि इट इज अ रियलिटी। कैसे रियलिटी है? जेंडर इक्वालिटी अचीव होना स्टार्ट हो चुकी है, फिर मैं उसके एग्जांपल्स दूंगा उसमें। इट इज नॉट मिथ। मिथ ये है कि मैं ये पॉसिबल ही नहीं है, जेंडर इक्वालिटी नहीं हो सकी। या फिर आप इसको दूसरा इस तरीके से ले सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट मिथ है, मतलब जेंडर इक्वालिटी जैसे जिस सोसाइटी में है तो ऑलरेडी अचीव्ड है,
अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में भी एक खामखा का मिथ क्रिएट किया हुआ है कि जेंडर इक्वलिटी नहीं है, यहाँ है, उनके अपने हुकूक मिल रहे हैं, ये आपका काउंटर व्यू हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप उसको सिंपली नो अटैच करते हैं स्टेटमेंट में, ये आपकी फिर काउंटर हो गई। एंड काउंटर मैंने पहले भी बताया इट इज ऑप्शनल, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप अवॉइड करें, ना दें। लेकिन इस बार जितने पास हुए हैं उनमें से अराउंड 40 बंदों ने अपने ऐसे में ये लिखा है। somebody asked in our group के सर किस किस ने अपने ऐसे में काउंटर पर्सपेक्टिव दिया था। अराउंड 40 लोगों ने मैसेज किया था कि यस वी हैव गिवन इट, तो उन्होंने दिया है अपने ऐसे में, मतलब इट इज एक्सेप्टेबल इन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशंस। अब वो मिथ नहीं रहा कि यार मे बी काउंटर की वजह से मैं फेल हो जाऊं या काउंटर की वजह से ही मैं पास हो जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। इट इज जस्ट एक्सपोजिटरी पैराग्राफ, आप दें तो अच्छी बात है, नहीं दे तो उसका भी कोई मसला नहीं है। मैंने एक ऐसे में दिया था, एक में नहीं दिया था, तो उसकी इतनी वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि स्टेटमेंट का आप जस्ट नो अटैच करते हो, अगर यहाँ पे नो है तो उसको यस कर देंगे, वो आपका काउंटर पर्सपेक्टिव है। और कोई सवाल? जी पूछें। आमिर है आई गेस। जी आमिर। सर वो एक टॉपिक ये था ना शायद कि जेंडर इक्वलिटी फिर कॉलन पॉपुलर स्लोगन। कॉलन था, कॉलन तो कॉलन आएगा, अब तो आगे कॉलन को आपको समझाऊंगा कॉलन क्या है। लेकिन ये स्टेटमेंट दिया है गेस, जेंडर इक्वलिटी इज अ पॉपुलर स्लोगन। वो मिथ है और रियलिटी वो अलग था। जेंडर इक्वलिटी 2016 या 17 में आया था कॉलन के साथ, वो अलग टॉपिक है। एंड कॉलन मैंने अभी नहीं पढ़ाया आपको, कॉलन से सवाल नहीं करें। अच्छा ठीक है सर, कॉलन पढ़ाएंगे ना, मैं यही पूछ रहा हूँ। कॉलन पढ़ाएंगे, लाजमी बात है। मैंने लिखा क्यों था फिर इस पर, कल वाले लेक्चर में मैंने सारे टाइप्स क्यों लिखे थे, वो पढ़ाऊंगा इसलिए लिखे थे ना। ठीक है सर। ठीक है ना सर मेरा एक सवाल है। जी जी। वैसे तो काउंटर पर्सपेक्टिव जैसे मैं नहीं लिखती थी, तो मैं जैसे जो क्वेश्चन वाले हैं कि इस कॉलोनियल मेंटालिटी है हिंडरिंग पाकिस्तान ग्रोथ ठीक है। या कुछ भी, तो उसमें तो मैं डायरेक्ट आउटलाइन में लिखती थी यस, फिर मैं अपने जो पॉइंट्स होते थे वो बताती थी। पर अब जैसे मैं ऊपर काउंटर पर्सपेक्टिव दे रही हूँ कि भाई पता चल गया कि ये वाला मेरा पर्सपेक्टिव है, नो लिख दिया या कुछ या यस लिख दिया, तो फिर नीचे फिर यस लिखना जरूरी है या बस उससे उसी से क्लियर हो गया? अब देखें, वैसे मैं यस लिखती थी अगर आउटलाइन में। आउटलाइन बनाएंगे ना, इसका फर्स्ट हेडर बनेगा इंट्रोडक्टरी रिमार्क, उसी में आपने थीसिस दे दी, थीसिस में आपने एक स्टांस ले लिया कि इज इट रियली इंपीडिंग पाकिस्तान ग्रोथ द कॉलोनियल मेंटालिटी, अगर यस है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे फिर सेकंड हेडर आपका, अगर एक्सपोजिटरी पैराग्राफ दे रहे हो डिफाइनिंग या एक्सप्लेनिंग वाला, तो उसमें आ जाएगा कॉलोनियल मेंटालिटी फॉर एग्जांपल, अगर आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हो तो। ठीक है, थर्ड आपका होगा काउंटर पर्सपेक्टिव का, जिसमें अगर आपने यहाँ पे यस किया है तो यहाँ पे देंगे नो कॉलोनियल मेंटालिटी is not impeding the progress of Pakistan, for example. ठीक है, फिर यहाँ पे आएंगे how is, और उसको काउंटर व्यू लिखना है आपसे। ठीक है, कॉलम यहाँ भेज देगा काउंटर व्यू। जी वो तो लिखा है। जैसे how अगर is colonial mentality impeding Pakistan's growth। फिर इसमें आपके हेडर्स आएंगे, ये अभी नहीं लिखेंगे एबीसी, ये जब ब्रेनस्टॉर्मिंग हम कर लेंगे तो फिर लिखने हैं वैसे, लेकिन अगर प्रॉपर आउटलाइन बनेंगे तो उसमें आएंगे सी टी ये, फिर फिफ्थ आएगा आपका सेकंड ट्रिगर, फिर सिक्स्थ आएगा सेकंड ट्रिगर, सेवन विल बी द कंक्लूजन। अच्छा सर, एक और भी जैसे सुना है सबसे कि अगर डब्ल्यू सारी ही WH वाली होगी, मतलब जैसे फिर व्हाट इज कॉलोनियल मेंटालिटी, दिस कॉलोनियल मेंटालिटी, आपकी आवाज बीच में कट गई थी, मेरी तरफ नहीं आई, तो जी रिपीट अच्छा, करेंगे। मेरा ये सवाल है, जैसे आपने ऊपर लिखा है डिफाइनिंग नो, फिर WH बीच में लिखा है, तो वैसे बोलते हैं कि अगर आप WH वाली आउटलाइन करते हो तो सारा ही ऊपर से लेके इंट्रोडक्शन को छोड़ के नॉट इन हार्ड एंड फास्ट रूल, करें बेहतर है, नहीं करें मर्जी है, मैंने नहीं किया। मेरी हैबिट है फोर्थ हेडर, फर्स्ट प्राइमरी हेडर मेरा हाउ या फिर हाउ व्हाई, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है मेरा। इसके बाद जितना भी आएगा फिफ्थ हेडर वो डायरेक्टली एक स्टेटमेंट होगी, उसमें मैं क्वेश्चन रेज नहीं करता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो मेरा सॉल्यूशन वाला होगा वो भी मोस्टली क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो मेरे क्वेश्चन होते हैं और बाकी स्टेटमेंट्स होती हैं। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। मतलब मिक्सचर है मेरा, और मैंने दोनों ऐसे में वहां पे भी किया है, तो अगर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एक्सेप्ट करती है तो कोई इसको गलत नहीं कर सकता।
इसी टॉपिक में मैंने जो है ना मैंने अपनी स्टेटमेंट नोट की है, तो सर थोड़ा बताएं। अच्छा, इज इम्पीडिंग, अब वो पता है मसला क्या है, एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को कल भी मैंने आपको बताया था, स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा सकते हो बट ना जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि स्टेटमेंट के अगेंस्ट जाना इट्स बिट रिस्की। अगर वो आपको मार्क्स देगा ना, अगर उसको पसंद आ गया तो वो 50+ देगा, नहीं तो वो फेल कर देगा, सीधी सी बात है। एक उसका स्टांस उसने दिया हुआ है, एक उस चीज को प्रूव करें, ये वो वैसे स्टेटमेंट ये कहती है कि ये बात है, इसको प्रूव करें, ठीक है। अब उसके ऊपर अगर आपके पास, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिनेरियो बताऊंगा, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपकी जो स्टेटमेंट है वो यस है, और यस पे आप 70% लिख सकते हो, और स्टेटमेंट का जो अगेंस्ट है वो नो है, जिसपे आप 100% लिख सकते हो, ऐसे अच्छा, तो आप प्रेफर करेंगे 70% को। अगर ये 50 के अबव है तो फिर भी यस को प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसने ये स्टेटमेंट दी है आपको, आप रिस्क ना लें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ये तब जाना है जब बिल्कुल फंस जाएं, वैसे भी फेल होने वाले हो आप, तो फिर आप रिस्की खेलते हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान ने एक बार श्रीलंका से टेस्ट में जीती थी, बहुत बड़ा रिस्क लिया था सरफराज की कैप्टनसी में, तो ये वो रिस्क था कि वैसे भी हम हार जाते हैं, ड्रॉ हो जाती, सीरीज आ जाते, लेवल करनी थी सीरीज को, तो उसने मतलब वनडे की इनिंग खेली थी, सब बैट्समैन ने आगे, हमने फिर वो जाके टेस्ट जीती थी, वो एक रिस्क था ना, हमने रिस्क लिया, यहीं पे भी ये भी रिस्क ले सकते हैं, या तो फिर सक्सेस मिलेगी और अच्छी मिलेगी सक्सेस, नहीं तो फिर फेल कर देगा सिंपली। फेल करना आसान है इसमें, अगर आप अगेंस्ट जाते हो तो। सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये जो क्वेश्चन था ना सर, वो क्वेश्चन फॉर्म पूछ रहा है खुद, इज colonial mentality impeding Pakistan's अच्छा, growth? इज है तो यस और नो, इज में तो आपके पास है ना रूम, सॉरी आई थॉट के स्टेटमेंट है, इज है तो फिर आप यस और नो जा सकते हो, दोनों पर्सपेक्टिव आपके पास ओपन है। ये कल आपको इसीलिए मैं ना वो रेडी वाला मैंने दोनों तरफ से करवाया था आपको ना, वो हम दोनों कर सकते हैं, यस के साथ भी कर सकते हैं हम और नो के साथ भी कर सकते हैं। जी सर, मेरा क्वेश्चन इसमें ये था कि मैंने थोड़ी थीसिस स्टेटमेंट मना लिखी है, तो आप सुने। Although some critics believe that it is colonial mentality that impedes the growth of Pakistan, numerous other factors including poor governance, corruption and institution and immature leadership are impeding Pakistan growth. तो मैंने उस स्टेटमेंट को नेगलेक्ट ये किया आपने है। आपने पता है जो थीसिस बनाई है, ठीक है, यू आर टेकिंग कॉर्नर, आप सेंटर को हिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये भी ठीक है, ये चल जाता है। जैसे मैंने आपको इंटरकल्चर कम्युनिकेशन में बताया था कि आप सेंटर लें तो ज्यादा बेहतर है, सेंटर बुल्सआई को हिट करें तो बेहतर है, अगर नहीं कर सकते तो फिर आप कॉर्नर ले सकते हो, ये कॉर्नर वाली स्ट्रेटेजी है, ठीक है ये भी। लेकिन ये होगा ज्यादा इस सवाल को ना, अगर मैं होता आपकी जगह तो इसको, लेकिन वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो सब फिर वो उस तरीके से करेंगे। आई वांट टू सी कि आप कैसे करते हो सवाल कॉल असाइनमेंट में, वो फिर असाइनमेंट में अगर गलत होगा सबका तो फिर मैं यहाँ पे बोर्ड में बताऊंगा नेक्स्ट वीक। और कोई सवाल? अच्छा, कुछ लोगों ने पता क्या किया है, वो एबीसी वाले जो अंदर सब हेडर्स हैं, ये मैंने लिखा फॉर एग्जांपल हाउ इज कॉलोनियल मेंटालिटी, कल ये पूछ रहे हैं काफी लोग कि बनानी कैसे असाइनमेंट, कॉलोनियल मेंटालिटी, ये प्राइम मैटर बना दिया आप, ठीक है, आपने उसकी ये एबीसी नहीं लिखनी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कल लिखा था ना, इस पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रिवॉल्यूशन, उसमें मेरा पहला हेडर था। अब आपने असाइनमेंट क्या करनी है, जो टॉपिक है उसका सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्टरी रिमार्क, हेडिंग देंगे और यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट जाके थीसिस स्टेटमेंट, अब ये असाइनमेंट होगी, ठीक है, और ये पूरी आपने यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट लिख ली। फिर आएगा सेकंड हेडर डिफाइनिंग, अगर करते हो तो, नहीं करते हो तो भाई छोड़ दें, डिफाइनिंग जो भी टर्म है, जो भी आपकी डिफिकल्ट टर्म्स हैं, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स एक टर्म होगी, उसको आप यहाँ पे डिफाइन करें या एक्सप्लेन करें। थर्ड, आप काउंटर व्यू देंगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन लिखेंगे काउंटर व्यू बना के जो भी बनता है। फोर्थ, आप उसका एक प्राइमरी हेडर देंगे, ठीक है, प्राइमरी हेडर आगे आएगा सेकंड हेडर से हमेशा, द फर्स्ट वन, ठीक है। फिर आपका फॉलोड बाय एक सेकेंडरी हेडर, या ये भी प्राइमरी हो सकता है, फिर दूसरा सेकेंडरी हेडर, या इनमें से एक प्राइमरी होगा एक सेकेंडरी होगा, फिर आपका ये कंक्लूजन आ जाएगा। अच्छा, कभी कभी ना आप इनमें से चार, तीन नहीं, एक और भी बनाते हो, चार बनाते हो, कुछ ऐसे आ जाते हैं, आगे करेंगे हम वो भी, ठीक है, फिलहाल भी नहीं है, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि आप तीन एटलीस्ट बनाएं, एक प्राइमरी होगा, जहाँ दो प्राइमरी होंगे तो बाकी एक सेकेंडरी बनाएंगे आप, ठीक है। अब कुछ सवाल हैं जिनमें आप बाउंड हो जाते हो, आपको दो से ज्यादा नहीं बन सकते, उसमें बन ही नहीं सकते, अगर तीसरा बनाएंगे तो वो इररिलेवेंट चला जाएगा, वो कौन से हैं वो भी बताऊंगा, आगे आएंगे, ठीक है। बाकी ये जो एक है
वो अटैच करें तो ज्यादा बेहतर है। एक सेकेंडरी हो, 2 प्राइमरी, या एक प्राइमरी 2 सेकेंडरी, 3 कोशिश करें बनाए अपनी असाइनमेंट में। ठीक है, तो फिर जितने गलत होंगे फिर उनको बताया जाएगा कि सही कैसे करेंगे आप उस मिस्टेक्स को। ये बस स्टेटमेंट्स लिखनी है, इनके अंदर क्या पैराग्राफ लिखेंगे वो अपने असाइनमेंट में अभी नहीं करना, ये आगे आएगी असाइनमेंट उसमें लिखना। ठीक है, और कोई सवाल? नहीं है? आज का लेक्चर शुरू करें। ठीक है, अब आपको 2 हो गए क्लियर। ठीक है, एक था आपका स्टेटमेंट, दूसरा आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को 2 तरीकों से हल कर सकते हैं, यस एंड नो, वो भी करा लिया। स्टेटमेंट को मैंने आपको एक बताया, लेकिन दूसरा नो करके कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि गो विद द फ्लो। अब तीसरा आता है, आप इसमें 2 आते हैं, वो सर अमीन आपको कल करवाएंगे। वो हैं, क्योंकि सर ने जो खुद किया था ना, वो भी इनमें से एक है। एक आता है आपका कॉलम, दूसरा आता है आपका एंड। ठीक है, ये वाले सर करवाएंगे आपको। अच्छा, सवाल है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेडर्स। सर स्टेटमेंट लिखी है या क्वेश्चन कमेंट? अच्छा, ये आप पे ना, मैंने आपको दोनों बताए थे। आप अगर क्वेश्चन और मिक्सचर भी कर सकते हो, आप मिक्सचर करें, अभी थोड़ी एक्सपेरिमेंट करें, मिक्सचर करें, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप किस साइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। या तो मैं फिर आपको प्रेफर कर दूंगा कि आप क्वेश्चन सी लिखें या फिर स्टेटमेंट सी बनाएं। अभी मिक्सचर करें, अगर 2 आप क्वेश्चन लिख रही हैं तो एक स्टेटमेंट बनाएं, 2 स्टेटमेंट बना के एक क्वेश्चन दे दें, इस तरीके से कर। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कोटेशन या फिर प्रोवर्ब। अब पहले मैं ये आपको करा लेता हूँ प्रोवर्ब। इसके बाद एक पहले अगर आपको थोड़ा डैश, ठीक है, और दूसरा आपका आता है कॉमा। इनका अलग यूजेज नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिखाऊं तो इनका यहीं से आपका निकलता है। ये तो 2 हमने किए ना स्टेटमेंट वाले, ये डैश एंड कॉमन, ये कॉमा का वही यूजेज है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास, अच्छा इस पे बाद में आते हैं, पहले मैं आपको ये कोटेशन एंड प्रोवर्ब कर लेता हूँ। कोटेशन एंड प्रोवर्ब, इसकी आउटलाइन थोड़ी डिफरेंट होती है, थोड़ा सा ही फर्क है, जस्ट फर्स्ट हेडर का। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जैसे पहले आया था, इफ लाइफ, ये प्रोवर्ब है, थ्रोज लेमन्स एट यू। अब देखिए कामा का यूजेज इसमें भी है, लेकिन वो ग्रामर वाला कामा है, ये कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं करा, ये एक पॉज शो कर रहा है, लेमनेड। ठीक है, इफ लाइफ थ्रोज लेमन्स एट यू मेक लेमनेड। अब अगर कोई भी कोटेशन है, कोई भी हो जाए, ठीक है, उसमें सबसे पहला हेडर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी रिमार्क नहीं बनता। इसमें आप बनाते हो कॉनोटेशन या मल्टीपल कॉनोटेशंस या मल्टीपल मीनिंग्स। ऑफ द मैक्सिम, ऑफ द प्रोवर्ब, ऑफ द सेइंग, वो आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इस पैराग्राफ में आप जो इंट्रोडक्शन में आपको आगे चल के सिखाऊंगा, वो इंट्रोडक्शन नहीं लिखना। ठीक है, इसमें थीसिस आएगी, नो डाउट आपने एक स्टांस लेना है। यहाँ पे दूसरा हेडर आपका थीसिस का ही बनेगा, थीसिस स्टेटमेंट, और प्योरली आप एक थीसिस बनाएंगे यहाँ पे इसमें भी। लेकिन फर्स्ट में पूरे पैराग्राफ में आपने मल्टीपल कनोटेशंस, मतलब इस स्टेटमेंट की जितनी भी मीनिंग्स निकलती हैं वो बतानी है उसको। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें देखें तो इसमें 2 चीजें आती हैं, एक आते हैं लेमन्स और दूसरा आता है लेमनेड। लेमन्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? आपके फेलियर्स को, आपकी हार्डशिप्स को, आपके डिफिकल्टीज को जो लाइफ में आपको मिलती हैं, आपके ट्रायल्स, सॉरोज। ठीक है, जितनी भी हार्डशिप्स आप फेस करते हो, ट्रायल्स होते हैं, टेस्ट्स होती हैं, ये सारे आपके आते हैं लेमन्स में। दीज आर द लेमन्स दैट लाइफ थ्रोज ऑन अस। ठीक है, ये वो हार्डशिप्स हैं जो हम अपनी लाइफ में फील करते हैं या महसूस करते हैं, जो आती हैं हमारे पास। लेकिन हमें क्या करना है, हमको लेमनेड बनाना है। लेमनेड क्या होता है? आप देखें, लेमन इज एक लेमन वेजिटेबल है। ठीक है, आप लेमन को
ऐसे भी तो खा सकते हैं, लेकिन लेमनेड बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। लेमनेड पीने में भी टेस्ट भी अच्छा होता है, मतलब यू आर टर्निंग इट इन अ गुड थिंग। वो एक सिट्रिक जूस है, आप डायरेक्टली नहीं खा सकते, तो आप ठीक है रॉ मटेरियल है या मतलब उसको आप नहीं खा सकते अगर कहें तो एक लेमन को डायरेक्टली, लेकिन अगर उसका लेमनेड बनाएंगे तो वो सबको पसंद आएगा। मतलब दिस इज अ गुड थिंग। गुड थिंग ये कि फेलियर्स को आप सक्सेसेस में टर्न करें, हार्डशिप्स को आप इजीनेस, ठीक है, मार्वल्स, ठीक है, या फिर फेलियर्स या ट्रायल्स को आप अपॉर्चुनिटीज में टर्न करें, उनसे सीखें, सबक सीख के आप उनको सक्सेस में कन्वर्ट करें। ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं। मतलब अगर मेरे पास कोई डिफिकल्टी आ रही है, आपके पास दो होते हैं। अच्छा, नेटवर्क इशू सिर्फ अमेरिका के पास या सबके पास आ रहा है? अगर सबके पास है तो मतलब मेरी साइड है। नहीं सर, सही है नेट तो। ठीक है बस। और मेरा आप अपना या तो रीसेट कर लें या थोड़ा नेटवर्क को देख लें, मैं थोड़ा वेट कर सकता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता। इंटरनेट का थोड़ा इशू होता है, मतलब ये क्योंकि ऑनलाइन क्लास में ना सबसे प्रायोरिटी आप इसी चीज को दें कि नेट का पैकेज अच्छा हो, जो नेटवर्क अच्छा चले वो आप करवाएं। आप मेरा मतलब अगर जोंग अच्छा चलता है जोंग का पैकेज करा ले। अब मेरे पास ना जोंग का भी होता है और मेरा अपना स्ट्रॉन्ग फाइबर है वो भी चल रहा होता है। इनकेस कभी उसमें मसला आ गया तो फिर हाँ ये कहें ना डायरेक्टली रिपीट करें तो रिपीट कर लेते, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इंटरनेट का इशू का हल मेरे पास नहीं है। ठीक है, पहला आपका हेडर होगा इसमें इंट्रोडक्टरी रिमार्क, जैसे उसमें बना रहे थे तो उसको हटा के आप बनाएंगे मल्टीपल कनोटेशंस ऑफ द प्रोवर्ब। जस्ट यही चेंज है इसमें, बाकी सारी सेम ही बनाएंगे आगे आउटलाइन देखेंगे आप। अब इसमें क्या होता है, पूरे पैराग्राफ में आपने डिस्कस क्या करना होता है, इसमें जो भी कीवर्ड्स होंगे या पूरी स्टेटमेंट का जितने कभी कभी होते हैं स्टेटमेंट के 2 3 4 मतलब निकलते हैं, वो सारे लिखने हैं। इसका ये भी मतलब हो सकता है, इसका ये भी मतलब हो सकता है। यहाँ जैसे इसमें कीवर्ड्स हैं, एक कीवर्ड है आपका लेमन, दूसरा कीवर्ड है लेमनेड, बाकी तो कीवर्ड्स नहीं है। ठीक है, एक कीवर्ड है लेमन्स, दूसरा लेमनेड। अब आप लेमन्स को एक बयान करेंगे कि लेमन्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं आप अपने इंट्रोडक्शन में, दूसरा आप लेमनेड को करेंगे। ये क्योंकि इस पे ना एक ही मैंने इसे लिखा है, यही लिखा था। ठीक है, काफी मैंने इस पे आउटलाइंस बनाई थी, लेकिन ये मेरी स्ट्रेंथ नहीं थी प्रोवर्ब्स वाली, तो इस साइड को मैंने थोड़ा हल्का रखा था खुद, क्योंकि मैंने कहा मेरा आर्गुमेंट ठीक है, मैं आर्गुमेंटेटिव करूंगा। ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा आगे चल के अपना ऐसे। ठीक है, आप उसमें से इंट्रोडक्शन देख के समझ जाएंगे। इवन मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास के बाद भेज भी देता हूँ, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा डिफरेंट क्यों है और क्या करते हैं, इसकी आउटलाइन भेजूंगा। ठीक है, अब उसमें इंट्रोडक्शन में आपने इसकी कीवर्ड्स को जस्ट स्पेसिफाई करना है और उसी इंट्रोडक्शन में आपकी थीसिस आएगी। अब थीसिस कैसे बनेगी इसकी, आप ट्रू से भी बना सकते हो, ऑल्दो से भी बना सकते हो। ठीक है सर ऑल्दो, सर वो आप जल्दी में बोर्ड को मिटा ना दें, स्क्रीनशॉट ले लें हम, थोड़ा टाइम दे दें, फिर मिटाया करें। अच्छा वो तो जस्ट लेमन्स और उनकी मीनिंग्स लिखी थी। मतलब चलें, सर नए हैं ना हम तो, ठीक है ठीक है। रिकॉर्डिंग भी नहीं दे रहा है आप सर। हाँ रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा आप। इस स्टेटमेंट होगी आपकी, या तो ऑल्दो से बना है या ट्रू से, जो आपको सिखाई थी कल वाले लेक्चर में उसी तरीके से। ऑल्दो लाइफ, अच्छा ये तो बाद में भी कर सकते हैं। इफ लाइफ गिव्स डिफिकल्टीज एंड फेलियर्स, इसको इसमें कर सकते हैं ऑल्दो लाइफ गिव्स मल्टीपल डिफिकल्टीज एंड फेलियर्स, a wise man will turn the difficulties into opportunities and successes. ठीक है, in other words, ये ऑप्शनल है। in other words, he makes lemonade from the lemons. ठीक है, आप इस तरीके से बता सकते हैं। although life
gives multiple difficulties and failures. A wise man will turn the difficulties into opportunities and successes. Parallelism. In other words, he makes lemonade from the lemons. वही सेम बात उसी के टॉपिक को मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि वो एक, अब देखें ये इसका प्राइमरी हेडर डायरेक्ट निकालने कौन निकालेगा? इसी स्टेटमेंट से आपके दो प्राइमरी हेडर्स निकलते हैं, निकालें। इसमें डेफिनेशन पैराग्राफ नहीं बनता है क्योंकि ऑलरेडी आपका इंट्रोडक्शन किसी से डेफिनेशन पैराग्राफ है। Sir, opportunities in life and failures in life. अपॉर्चुनिटीज तो सेकंड हेडर है ना, फर्स्ट वन देखें ना, फर्स्ट वन किसकी है? आल्दो वाली किस चीज को बयान कर रही है? डिफिकल्टीज एंड द फेलियर्स या फिर चैलेंजेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट हेडर जो बनाएंगे वो इसी के रिलेटेड बनेगा। यहाँ तो फेलियर्स या चैलेंजेस या फिर फेलियर्स दैट a man or a nation। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फर्दर डिवाइड कर रहा हूँ दो चीजों में, मैन और a man or a nation faces in the life। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आप चैलेंजेस देंगे जो आपकी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट है। अब ये आपका मुफादा सेकंड है जो आगे वाला है, डिफिकल्टीज वाला। यस, आगे जो फर्स्ट वन यही है, जो चैलेंजेस एंड इंडिविजुअल और नेशन। अब इसको आप डिवाइड करेंगे, ए नेशन एट नेशनल लेवल एंड दूसरा आप इसमें फिर दो चार पैराग्राफ देंगे और सेकंड आप इसको डिवाइड करेंगे इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, ये तो मतलब फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो इसको, नहीं तो आप सिंपली ये भी कर सकते हो चैलेंजेस और फेलियर दैट अ मैन फेसेस, अगर मैन के पर्सपेक्टिव में लेते हो इसको। लेकिन क्योंकि ओपन है, इसने लिखा नहीं है मैन की लेवल पे लिखे हैं या नेशन की लेवल पे, तो बेहतर है आप इसको फिर बड़ा बनाने के लिए इजीली ये कर सकते हो। ठीक है, अब इसको आपने नेशन एंड ये कर दिया, ये चैलेंज आ गया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया इसमें। अब इसका सेकंड यहाँ पे नहीं बनेगा इसमें। अब मैंने जो बात कर रहा था ना, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सेकेंडरी हेडर कभी कभी नहीं बनता। इसका ये देखें, ये प्राइमरी हेडर है थीसिस के हिसाब से, और अभी जो दूसरा लिखेंगे हम वो भी प्राइमरी हेडर होगा, जो डेफिनेशन ये वाला है जो मफाजा ने भी लिखा था। ठीक है, हाउ टू टर्न these challenges or difficulties into successes। फिर इसको भी आप डिवाइड कर लें, ए इंडिविजुअल लेवल एंड बी नेशन या स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, नेशंस लेवल। ठीक है, इसके बाद आपका फोर्थ इसमें बनेगा सिंपली कंक्लूजन। इसमें आप सेकेंडरी हेडर नहीं बन रहा। ये देखिए, ये वाला जो है ना थर्ड और ये सेकंड, ये आपकी पूरी स्टेटमेंट से दोनों निकले हैं, और यही दोनों इसमें भी हैं। ये फर्स्ट पार्ट लेमन्स वाला आपकी थीसिस से निकला और इसकी सवाल से निकला, लेमन वाला सेकंड पार्ट ये सॉल्यूशन से उसका, तो ये आपने एक किस्म से उसी प्रोवर्ब को बैठ के उसको पूरे ऐसे में कन्वर्ट किया है। अब इसमें फर्दर कहाँ से आर्गुमेंट आएंगे, कैसे आएंगे, वो आगे की बात है, अभी उसकी टेंशन ही ना लें, वो इतना इजी हो जाएगा आपके लिए जिस एक बार वो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला लेक्चर होने दें। अभी इस पे आ जाएं सिर्फ, इसमें अगर कोई सवाल है, ये देखें अब इस पे भी थीसिस स्टेटमेंट आ गई, इसमें सेकंड रीडर नहीं बन रहा। ठीक है, अच्छा इसको हम बना सकते हैं, मैं अभी एक आपको बना सकता हूं जो इसी से निकलेगा। अब देखें, एक चैलेंजेस और फेलियर्स एक नेशन या कोई इंडिविजुअल फेस कर रहा है। ठीक है, अब उसको टर्न करने की अगर उसके पास काबिलियत होगी तो वो टर्न कर देगा उसकी सक्सेस की तरफ। ठीक है, लेकिन अगर उसके पास एबिलिटी नहीं होगी, what if he fails to turn it into the lemonade? What if a nation or a header ये बनेगा, what if a nation or an individual fails to turn its lemons into lemonade? अगर वो उस फेलियर्स को या फिर जो चैलेंजेस हैं उनको टर्न करने में फेल हो जाता है, तो उसके इम्पैक्ट्स क्या बनेंगे? असल में मैं ये कहने की बात कर रहा हूँ, उसके इम्पैक्ट क्या बनेंगे वो आप उसका अलग हेडर एक बना सकते हो, लेकिन क्योंकि सेकेंडरी है तो हम बनाए ना बने हमारे ऊपर है। आमिर हसन, लेट मी चेक चेक में क्या कहा है आपको बोलने।
हाउ टू टैकल दीज चैलेंजेस एंड डेवलप रेजिलियंस। हाँ ना, यही है ना करीब, हाउ टू टर्न दीज चैलेंजेस और द लेमन्स इनटू लेमनेड। वही अगर इस पे लिखें तो ये सेम बात आप कह रहे हो डिफरेंट तरीकों के साथ। So can we give individual paragraph to explain the topic as you have already explained? हाँ ना, यही ये जो है ना if lemon throws, इसमें ये इंट्रोडक्शन, इसमें आप एक्सप्लेन करोगे, ये ट्रेडिशनल इंट्रोडक्शन नहीं है। इसका जो इंट्रोडक्शन होता है, इसका जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें आप एक्सप्लेन करते हो, इसीलिए इसका एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन पैराग्राफ नहीं बनता है प्रोवर्ब या कोटेशन ऐसे का। ठीक है, और अगर इसमें कोई सवाल है तो वो पूछ लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें। इसी का मेरा, या फिर इसी का देना ना, कल वाल तो हो गया है। ठीक है, अब देखें इसमें सिर्फ एक चेंज है। यहाँ पे कल हम लिख रहे थे इंट्रोडक्टरी रिमार्क, ठीक है, और ये वाला पार्ट नीचे आ रहा था डेफिनेशन में, जिसमें हम कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहे थे। लेकिन कोटेशनल एसे में या प्रोवर्ब टाइप एसेज में आपने करना क्या होता है, जो आपका टॉपिक है उसी को डायरेक्ट हिट करके एक्सप्लेन करना स्टार्ट करना होता है इन द इंट्रोडक्शन, और उसी में आपकी एक थीसिस भी आ जाएगी जो आपका व्यू देगी। थीसिस वुड बी इन द एंड, इसमें आप एंड में ही देंगे। ठीक है, इवन मिड में भी आ सकती है, इसका भी मैं आऊंगा जब थीसिस आएगी कोहेरेंस में, हम ये भी कर लेंगे कि कहाँ पे इसको प्लेस करना है, इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने डेफिनेशन नहीं देनी, क्योंकि इंट्रोडक्शन को हटा के आपने वहीं पे इसकी डेफिनेशन एक किस्म से दे दी, एक्सप्लेनेशन दे दी है, तो डायरेक्टली हम आएंगे चैलेंजेस। अच्छा, इसका काउंटर पर्सपेक्टिव नहीं बन रहा कनोटेशन का, क्योंकि कोटेशन एक सेइंग ये ट्रूथ होता है, तो ट्रूथ को तो आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। एक कॉमन सेंस की बात है कि ट्रूथ को तो आप रिजेक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर आ जाएंगे हम, जो हमारी थीसिस बनाएंगे उसी का फर्स्ट पार्ट, जो इसका भी क्वेश्चन का भी फर्स्ट पार्ट है वही आ गया, उसको आंसर कर दिया। फिर तीसरे सेगमेंट का सेकंड पार्ट है, उसका भी हमने आंसर दे दिया कि उस लेमन्स को हम कैसे टर्न करें लेमनेड में, उसके वेज बताएंगे हम फिर। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। बता दूं सर, इज इट सेफ टू चूज दिस टाइप ऑफ एसेस? अगर इसमें मतलब पता क्या है, ये बहुत आसान होता है लिखना। इसमें अगर आपको इसका मकसद समझ आ जाता है, द बेस्ट वे इज टू गो फॉर इट। लेकिन मसला ये होता है कभी कभी ना, इसकी जितनी मीनिंग निकलती है वो हमें पता समझ नहीं आता है। कोटेशन ऐसे पे ग्रेप करने के लिए अलग से काम होता है, उसमें ये काम होता है कि आप कोटेशंस अलग अलग उनके मतलब निकालते हो, समझते हो, एक लिस्ट बनाते हो, उसमें जो कोटेशंस ओवरलैपिंग होती हैं। एक मेरा दोस्त है वो बहुत अच्छा इस पे काम करता है, तो मैं सोच रहा था एक लेक्चर उसको इस पे दे देंगे। लेकिन अगर आप लोगों में से इंटरेस्टेड है मेजॉरिटी, तो मैं उसको एक लेक्चर कह दूंगा कि वो दे देगा यहाँ पे आके ना, मतलब अपने ही वो लाहौर रहता है, इज खान पठान है वो, उसकी इस पे ग्रेप है बहुत अच्छी। ठीक है, लेकिन अगर जैसे मैंने इसको एज अ साइड चॉइस रखा था, जब फंस जाऊंगा तो करेंगे, तो अगर मेजॉरिटी इंटरेस्टेड है तो हम उसको कह देंगे एक लेक्चर इसकी कोटेशनल एसेस को किस तरीके से हैंडल करें वो कर देगा, मैं उससे टाइम ले लेता हूँ। ठीक है, उसको कह देंगे एक लेक्चर, 3-4 तो आ गए हैं। ठीक है, लेकिन वो भी यही मैडम वाला ये तरीका ही है, मैम सलमा ने हमें सिखाया था, वो भी मैम सलमा का स्टूडेंट है, तो वो भी यही आपको करवाएंगे। ठीक है, पैटर्न वुड बी द सेम, बस वो आपको उसमें पता है क्या है, आप एक साइड ज्यादा बेहतर काम कर सकते हो, इसीलिए मैंने एक साइड को प्रेफर किया था। हालांकि मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, उसके बावजूद भी मैं एक साइड को क्यों प्रेफर कर रहा था, आप एक साइड कमांड हासिल कर सकते हो। उसने हमारी आर्गुमेंटेटिव एसेस को देखता ही नहीं था, वो सिर्फ कोटेशंस वाले एसेस को देखता था, तो आपने भी एक साइड लेनी पड़ेगी। आप अगर जो लोग सोच रहे हैं हम दोनों पे देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है आपके लिए, ये इस पे अलग काम चलता है, उन पे अलग काम चलता है। ये स्क्रीनशॉट लेने वाले, हाँ ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप एक साइड चलें, यहाँ तो आर्गुमेंटेटिव
पे एक्सपर्ट हो जाएं या तो फिर कोटेशंस वाले पे हो जाएं। कोटेशन का एक टॉपिक आता है, कभी कभी तो वो भी नहीं आता है। आर्गुमेंटेटिव बहुत सारे आते हैं, इस वाला पेपर देख लें, सारे आर्गुमेंटेटिव हैं। अगर देखा जाए तो उसका एक रिस्क है अगर आप सिर्फ उस पे काम करते हो तो। मुझे क्या है, मुझे उसको सिर्फ कहना है कि वो लेक्चर दे देगा, जूम होगा उसके पास भी। अब मेरा सन, अब देखें नेशन इंडिविजुअल क्यों करेंगे आप इंट्रोडक्शन में? आपके सवाल में नेशन है ही नहीं ना, इंडिविजुअल लिखा है, कहाँ लिखा है आपके सवाल में? आपका सवाल है लाइफ थ्रोज लेमन सेट यू मेक लेमनेड, वहां तो कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे ना, नेशन इंडिविजुअल को क्यों करेंगे? वो मुझसे पूछे कायदेआज़म कहाँ पैदा हुआ है, मैं बताऊं कब पैदा हुआ है, ठीक है, गलत कर देगा ना। तो वो पूछ रहा है लेमन से लेमनेड का, तो उसी को ही हम एक्सप्लेन करेंगे जो क्वेश्चन में कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब जिन जिन को वाकई में वो पढ़ना है तो फिर आर्गुमेंटेटिव को आपने थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, आर्गुमेंटेटिव आपके लिए फिर नहीं है। आप सिर्फ लिटरेरी पे काम करेंगे और वो प्योरली आपको बताएगा कि कैसे करना है उस पे काम। इवन फिर ये होगा कि आगे वाले लेक्चर उसी के ही लेंगे सारे, वो उस पे वो अपने हिसाब से आपको लेके चलेगा। जिसको करने हैं वो मुझे मैसेज कर दें ताकि मैं उससे बात करके ना आपको उसकी पेज में शिफ्ट कर लूंगा, क्योंकि आगे वाले लेक्चर्स वो उस हिसाब से आपको बताएगा। फिर तो दोनों की क्वांटिटी सेम होती है, लिटरेरी एसेज और हाँ, मतलब अच्छा क्वांटिटी पे कभी भी नहीं जाना, क्वालिटी पे जाएं आप। अब देखिए मेरे 14 पैराग्राफ्स थे, 14 हार्डली 15 होंगे, 15 पैराग्राफ अभी तक याद नहीं आता, लेकिन 14 मुझे याद है मैंने 2020 में लिखे थे, एंड उसमें मेरे 55 मार्क्स थे, ठीक है। अब इस बार 2021 में मुझे पक्का याद है मैंने 17 पैराग्राफ लिखे हैं, इसने मुझे 41 मार्क्स दिए। अगर क्वांटिटी पे होता तो मुझे ये ज्यादा मार्क्स यहाँ पे देता। इट इज ऑन क्वालिटी के आप कितना अच्छा लिखते हो, ठीक है। क्वांटिटी की तरफ जाए ही नहीं, दोनों में क्वांटिटी का फर्क ही नहीं पड़ता, क्वालिटी दें उसको। 9 पैराग्राफ वाला बंदा भी पास देखा है मैंने, 9 पैराग्राफ। अब 9 तो किसी की एक चीज का आंसर ही नहीं बनता, लेकिन उसकी एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, पास है। सीएसएस में इट इज ऑलवेज क्वालिटी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें फिर भी थोड़ा बहुत क्वांटिटी देख लेते हैं, ठीक है। जिनको अब लिटरेरी पढ़ना है वो मुझे मैसेज करें ताकि मैं उसकी पेज में आपको एड करवाऊं, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल आया था देश के साथ, देश जो जैसे ऐसे देश बनाते हैं, सवाल था लैक ऑफ डिसिप्लिन, Sir, gender equality, a popular slogan. देश के साथ आया था। Yes, sir. Gender equality dash a popular slogan. ये भी देश के साथ था, जेंडर इक्वलिटी पॉपुलर, ठीक है। नेशनल डिजास्टर, अब ये थोड़ा पीछे 2004 या 5 में आया था। लैक ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन किस तरह था, से, हाँ जो भी है, जेंडर इक्वलिटी पॉपुलर स्लोगन, ठीक है। अब इसमें आप एक गौर करें, देश रिप्रेजेंट्स इज, दोनों में लैक ऑफ डिसिप्लिन इज अ नेशनल डिजास्टर, जेंडर इक्वलिटी इज अ पॉपुलर स्लोगन, ठीक है। अब ये क्या हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड, सेम ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं, बस खामखा आपको वो कंफ्यूज कर रहा है डेश देकर। यहाँ पे डेश रिप्रेजेंट कर रहा है इज को, भले आप किसी से पूछ लें, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब इज ही है, ठीक है। उसने बस इसको एज अ फ्रेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डेश दे दिया है, इसका कोई और मतलब ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं, आप उसी तरीके से हल करेंगे जैसे मैंने आपको कल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बताए। क्लियर है, ये बात देश वाली क्लियर हो गई। आगे फिर हम आगे चलें कॉमा में, कॉमा का भी सेम चक्कर है। कॉमा इज एक्चुअली कॉलन, और कॉलन का थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ आज,
फिर कल सर आपको कॉलन का एग्जाम्पल के साथ करवाएंगे, और सर ने एंड के साथ किया था ऐसे, नहीं कॉलन वाला किया था ना, प्रोज एंड कॉन्स, हाँ तो वो भी करवा देंगे। ये क्लियर है आपको डैश? यस सर। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है कॉमा। ठीक है, कॉमा नेटवर्क, अच्छा नेटवर्क का इशू है? No sir, no issue. No, sir, it is okay, sir. ठीक है, आदिल अपना नेटवर्क आप खुद ठीक कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ कोई और भी कुछ नहीं कर सकता, चैट में कहने की बात ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अब कॉमा में सवाल आते हैं याद करने में। कॉलन एक यूनाइटेड नेशंस क्या था, द फ्यूचर ऑफ, हाँ द फ्यूचर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन कामा होप्स एंड हर्डल्स। अब इसको मैं दूसरे फॉर्म में लिखता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कामा का मतलब कॉलन कैसे है। ठीक है, द फ्यूचर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे कॉलन दे दें। जो अभी उसमें पता है क्या हो, ये थोड़ा पुराना स्ट्रक्चर है जिसमें ये कॉमा दे रहे थे, अब मोस्टली ये कॉलन दे रहे हैं, हॉप्स एंड हर्डल्स। ये असल में कामा एक्चुअली कॉलन ही होता है मोस्टली। ठीक है, अब इस सवाल में आपने करना क्या होता है, अब कॉलन के दो यूजेज हैं एक्चुअली। अब ये पहले तो आप क्लियर कर लें, कामा का यूजेज मोस्टली कॉलन ही होता है, या फिर दूसरा एक पॉज होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता, जस्ट इट इज अ ग्रामेटिकल पॉज। आप में जैसे स्टेटमेंट में पॉज देना है वैसे स्टेटमेंट होती है, जैसे इफ लाइफ थ्रोज लेमन्स एट यू कामा मैक लेमनेड, तो वहां पे एक उसमें ग्रामेटिकल पॉज था, जो पॉज वाला यूजेज दिया गया था, इसीलिए कामा था। इसमें कामा का मतलब कॉलन वाला ही है सेम। ठीक है, अब कॉलन पे आते हैं हम। कॉलन के एक्चुअली दो यूजेज हैं, एक यूजेज ये हो गया एक कॉलन, उसमें उसके बाद आगे दो चीजें होगी या कभी कभी तीन भी होती हैं, होप्स हर्डल्स चैलेंजेस, ऐसे करके तीन भी दे सकता है। ठीक है, दूसरा इसका आता है कॉलन के साथ आया था मिथ और रियलिटी, ये हो गया। हाँ, वर्ल्ड एज ए ग्लोबल विलेज लर्निंग, हाँ लिव टुगेदर, वर्ल्ड इज ग्लोबल विलेज कॉलन लर्निंग टू लिव टुगेदर। अच्छा, यहाँ पे कॉलम का यूजेज कनेक्शन है, सिंपल कनेक्शन। ये क्या करेगा, ये आपका टॉपिक है लेकिन इसके सब हेडर्स नहीं बनेंगे, सब हेडर्स बनेंगे राइट साइड के। पहले आप इसका कनेक्शन बनाएंगे होप्स के साथ, फिर इसका कनेक्शन बनाएंगे हर्डल्स के साथ। ये दोनों आपके, इसने दो प्राइमरी हेडर्स भी दे दिए हैं, एक होप्स बनेगी पहले, फिर हो इसके हर्डल्स बनेंगे, फिर आप हर्डल्स का काउंटर करेंगे तो थर्ड सेकेंडरी हेडर जो बनेगा उसका। ठीक है, पहले आप होप्स देंगे रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस, आपका मेन टॉपिक ये है। इसमें जस्ट एक पैराग्राफ बनेगा, डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन कि फ्यूचर ऑफ यूएनओ वाकई में हम किस चीज को कह रहे हैं, ये क्या भला है। ठीक है, या यूएनओ क्या है। होप्स एंड हर्डल्स का आप अलग अलग 6 6 7 7 8 8 दोनों का इक्वल वेटेज देंगे। अगर एंड है तो एंड एंड और का चक्कर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सर, आप आगे से कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, अगर एंड है तो इक्वल वेट देंगे। अच्छा, इस पे आते हैं, एक मिनट। और दूसरा इसका कॉलन का यूजेज है एंड वाला। दो टॉपिक्स को, एक लर्निंग टू लिव टुगेदर कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट है ग्लोबल विलेज का, वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, और एक कॉन्सेप्ट है लर्निंग टू लिव टुगेदर। इनका कनेक्शन बनाना है, इन दोनों का कनेक्शन बनेगा इन एवरी हेडर, चाहे वो प्राइमरी हेडर हो सेकेंडरी हेडर हो, इन दोनों का कनेक्शन जरूर होगा। आप ऐसे हेडर नहीं बना सकते कि व्हाई या व्हाट इज बेनिफिट्स फॉर एग्जांपल ऑफ ग्लोबल विलेज, व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबल विलेज। ये क्या हो गया, एक साइड का हेडर हो गया, सिर्फ ग्लोबल विलेज वाली साइड का। वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, इसके आपने जस्ट बेनिफिट दे दिए, तो ये एक साइड की दे दिए, आपने इसका कनेक्शन नहीं बनाया। एंड वाला स्ट्रक्चर यूज करके एंड क्या करता है, कनेक्शन बनाता है दूसरी साइड से भी। दोनों का आपने हर हेडर में कनेक्शन बनाना है। ये आपको मजीद सर क्लियर कर देंगे, ये कॉलम का एक यूजेज एंड वाला ही होता है, ये ज्यादा कल क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा जो कॉलम का यूजेज है ये वाला, होप्स एंड हर्डल्स, इसमें फिर तीन चीजें निकलती हैं। अच्छा, मैं वो भी लिख लेता हूँ, ग्लोबल वार्मिंग मिथ,
और रियलिटी, एक आ गया ग्लोबल वार्मिंग कॉलन मिथ एंड रियलिटी। ठीक है, दूसरा सवाल है ग्लोबलाइजेशन कॉलन प्रोज एंड कॉन्स या ऑल कॉन्स। ठीक है, तीसरा सवाल है टूरिज्म इन पाकिस्तान prospects and challenges। ठीक है, अब एक बात आपने नोट करी है, जब यहाँ पे आएंगे इस पे ये क्यों लिखा है इसकी वजह है। अब जब इसने और कर दिया, आपने एक साइड लेनी है, यहाँ तो आपका मिथ साइड होगा, यहाँ तो रियलिटी होगा। ठीक है, आपने करना क्या होगा, आप लिखेंगे जाके मिथ पे, फॉर एग्जांपल हाउ ग्लोबल वार्मिंग इज मिथ, हाउ इज ग्लोबल वार्मिंग अ मिथ, ये आपका प्राइमरी एड्रेस हो गया। ठीक है, फर्स्ट अगर रियलिटी है तो बनाएंगे हाउ ग्लोबल वार्मिंग इज रियलिटी। अच्छा, बाकी जो बचा वो आपका काउंटर होगा जो इसके ऊपर जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग इज रियलिटी या काउंटर व्यू। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई और वाली। लेकिन अगर एक बात नोट करें, इसमें काउंटर जैसे पहले ऑप्शनल था, इसमें भी ऑप्शनल है, क्योंकि आपने एक साइड लेनी है, फिर काउंटर आपके पास ऑप्शनल है। ठीक है, अब आपको अगर उसने एंड के दिया, मतलब आपने दोनों व्यूज उसको बताने हैं, लेकिन ये हरगिज नहीं कि आप स्टांस नहीं लेंगे, आप स्टांस लेंगे, आप रियलिटी लेंगे या मिथ लेंगे, लेकिन डिफाइन दोनों को करेंगे। फिर आपका जिस तरफ स्टांस होगा उसकी तरफ ज्यादा पैराग्राफ होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं रियलिटी को लिखना चाह रहा हूँ, रियलिटी मानता हूँ ग्लोबल वार्मिंग इज रियलिटी, तो उसमें 6 आएंगे पैराग्राफ, इसमें मैं 3 या 4 दे दूंगा, इसमें 6 या 7 दे दूंगा। इसका वेटेज ज्यादा होगा इससे। इस साल जितना ये ग्लोबल वार्मिंग वाला था, ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स, अब इन्होंने क्या किया था, मीडिएट वे दिया था, सारे के सारे फेल है, मेजॉरिटी फेल है, मीडिएट वे दिया था, क्योंकि दोनों उसने कहा है देने के लिए। ठीक है, अब स्टांस कब लेना है कब नहीं लेना, हालांकि ये भी देखें ये आपका एंड के साथ ये, लेकिन यहाँ पे स्टांस रिक्वायर्ड नहीं है। स्टांस रिक्वायर्ड क्यों नहीं है, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, एंड आई कैन नॉट चेंज इट इन ऑल, प्रोस्पेक्ट्स और चैलेंजेस नहीं, दोनों एट अ टाइम हो सकते हैं किसी भी बंदे में ना, किसी भी मसले में, लेकिन प्रोज एंड कॉन्स आर अपोजिट टू ईच अदर, मिथ एंड रियलिटी आर अपोजिट टू ईच अदर, ये दोनों चीजें अपोजिट हैं। तो अब यहाँ पे मेरे लिए मैंडेटरी है, अगर दो अपोजिट चीजें हैं तो एट अ टाइम मैं दोनों को नहीं मान सकता। ठीक है, लाइट है या नहीं है, दो अपोजिट है, तो यहाँ कहूंगा लाइट है या तो नहीं है, ऐसे तो नहीं कर सकता मैं, बीच में हल्की लाइट है हल्की नहीं है, नहीं कह सकता मैं। ठीक है, तो जब भी अपोजिट कॉन्सेप्ट्स होंगे कॉलम के साथ अटैच, तो दोनों में से आपने एक को प्रेफर करना है, और जो जिस साइड को प्रेफर करेंगे उसके ज्यादा पैराग्राफ्स देंगे आप, और जिसको प्रेफर नहीं कर रहे क्योंकि एंड है उसके ज्यादा नहीं, थोड़े से पैराग्राफ लिखेंगे। यूनाइटेड नेशन सक्सेसेस एंड फेलियर्स, अब इसमें एक साइड को आप लेना है, इट इज अ सक्सेसफुल यूनाइटेड नेशंस और अ फेल्ड यूनाइटेड नेशंस, सक्सेसेस ज्यादा हैं तो आप 7 सक्सेसेस देंगे, फेलियर्स कम देंगे। ठीक है, लेकिन दोनों देंगे, दोनों एंड है। अगर यहाँ पे और आ जाए तो दूसरी साइड को आप टोटली छोड़ सकते हो, मतलब जब इसका काउंटर पर्सपेक्टिव बनेगा, आपका रियलिटी व्यू है, आप काउंटर में मिथ रख रहे हो, काउंटर लाजमी हो गया। अब पता है बीच में ये सवाल आया था ग्लोबल वार्मिंग, और बीच में इंग्लिश में आया था पीसीएस में, सिंपल रिसर्च कमीशन में, ग्लोबल वार्मिंग मिथ एंड रियलिटी, लड़के फंस गए, सबने रियलिटी के हिसाब से किया हुआ था। ठीक है, अब मैडम के जितने भी बंदे थे उन्होंने क्या किया था, ग्लोबल वार्मिंग इज अ मिथ अ काउंटर व्यू करके दिया था, क्योंकि दोनों चीज रिक्वायर्ड थी। इस पे एक पैराग्राफ उन्होंने मिथ पे लिख लिया था, बाकी दूसरी सारी 7-8 पैराग्राफ उन्होंने रियलिटी पे लिखे थे। अब उसने सवाल का एक किस्म में जवाब दे दिया, उसने दोनों चीजें डिफाइन की, मिथ वाला काउंटर में दे दिया और रियलिटी वाला उसने पूरा अपना स्टांस डिफाइन किया, उसके फिर सारी जो आगे सेकेंडरी बनाए, सॉल्यूशंस भी दिए, कंक्लूजन भी किया। ठीक है, सिर्फ उसने एक काउंटर उसने उसको पास करवाया। 3 लड़के थे ऐसे जिन्होंने पीसीएस निकाला था 2019 वाला, और वो इसी वजह से निकले थे, उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग का मिथ वाला एक सिर्फ काउंटर व्यू दिया था, जो क्योंकि एंड की वजह से मैंडेटरी हो गया था। बाकी लड़कों को पता ही नहीं था मिथ क्या होता है और मिथ में हम क्या लिखें, वो रियलिटी की साइड लिख के आ गए थे।
वो फेल हुए, क्योंकि इसमें उसने दोनों मांगे हैं। जब दोनों मांगे हैं तो एक साइड देंगे, दोनों देंगे, लेकिन एक साइड आपने स्टांस लाजमी लेना है। ऐसे नहीं कि मैं ये भी कहूँ हाँ ये मिथ भी है लेकिन रियलिटी भी है, पॉसिबल ही नहीं है। इज इट या तो वो मिथ होगा या तो रियलिटी होगी, प्रोज होंगे या कौन से होंगे। अगर मेरे लिए एक ही चीज होगी, ग्लोबल वार्मिंग इज अ गुड थिंग और नॉट अ गुड थिंग, ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन इज अ गुड थिंग और नॉट अ गुड थिंग। लेकिन मैं एट अ टाइम उसमें जितने मेरे हिसाब से कौन लग रहे हैं वो मैं उसको दिखाऊंगा, और जितने ज्यादा मुझे प्रोज लग रहे हैं। अब ये देखें, ये सर ने किया था, सर इसमें पास क्यों है, उन्होंने क्या किया, प्रोज का एक पैराग्राफ दिया काउंटर पर्सपेक्टिव में, इस पे शायद 7 या 9 लिखे थे, बताएंगे कल, पूरा इसकी आउटलाइन लिखेंगे आपके पास। 9 पैराग्राफ दिए थे, मोर देन 9 थे, आई डोंट रिमेम्बर कौन को प्रेफर किया था। लेकिन क्योंकि उन्होंने प्रोज का एक सिर्फ सेंटेंस लिखा था ना, इसकी वजह से पास हो गए। और स्टांस भी दिया था कि इट इज अ बैड थिंग। 12 दिए थे, आगे बोल रहा है, हाँ 12 ही क्यों। सर जो टूरिज्म वाला है वो थोड़ा रिपीट कीजिएगा, उसमें जो टूरिज्म किया ही नहीं है, पर्सपेक्टिव अभी आया चैलेंजेस। नहीं है टूरिज्म पे। टूरिज्म पे अभी सही से आना है, वो एक झलक आई थी, ठीक है। अब टूरिज्म इन पाकिस्तान, एट अ टाइम टूरिज्म में प्रोस्पेक्ट्स भी होंगे। एक बार हमने टूरिज्म को बूस्ट कर लिया तो उसके प्रोस्पेक्ट्स भी हैं, और उसको बूस्ट करने में पाकिस्तान को चैलेंजेस भी आ रहे हैं। these both things are not opposite to each other, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इनको एट अ टाइम हम दोनों को डिस्क्राइब करेंगे और दोनों को इक्वल वेटेज देंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 पैराग्राफ प्रोस्पेक्ट्स के आएंगे तो 6 ही कंक्लूजन चैलेंजेस के आएंगे या 5, लेकिन तकरीबन बराबर होंगे। ऐसे नहीं कि चैलेंजेस 2 बताऊं प्रोस्पेक्ट ज्यादा बताऊं, इसमें स्टांस लेने की जरूरत ही नहीं है। इसमें स्टांस मेरा मीडिएटर होगा कि although currently Pakistan is facing some challenges in boosting its tourism, but it has capability to boost its challenges, gain some prospects after while, after successfully boosting its tourism industry, ठीक है। इस तरीके से फिर मैं उसकी थीसिस स्टेटमेंट बनाऊंगा। उसमें मेरा एक क्लियर स्टांस नहीं होगा, दोनों चीजों को साथ लेके चलूंगा, और फिर चैलेंजेस भी ज्यादा दूंगा, 2-3 नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ पे मुझे बाउंड कर दिया इसने, क्योंकि 2 अपोजिट व्यूज हैं। अपोजिट व्यूज में यू नीड टू टेक स्टांस, आपने एक स्टांस लेना है और एक साइड जानी है, उस पर ज्यादा पैराग्राफ लिखते हैं, दूसरी साइड पे 1, 2 या 3, मैक्सिमम 3। अब सर का यहाँ पे काउंटर पर्सपेक्टिव लिखना लाजमी था, अगर काउंटर पर्सपेक्टिव नहीं लिखते तो ये और का आंसर हो जाता, एंड का आंसर नहीं होता। लेकिन और में भी आपके पास रूम में काउंटर, क्योंकि इज नॉट मैंडेटरी, तो और में भी आप काउंटर दे सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल है। लेकिन एंड वाले में काउंटर आपका लाजमी हो गया। फिर काउंटर में आप 1 पैराग्राफ दें, 2 दें या मैक्सिमम 3 दें, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं देने। बाकी जो आपका अपना व्यू होगा उस पर ज्यादा आएंगे। हर इक्वालिटी इसमें आएगी टूरिज्म में। प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस को कोशिश करें इक्वली रखें। जैसे सवाल आया था सिंध एजुकेशन के जो मसले हैं उसके कॉजेज एंड सॉल्यूशंस, तो मैंने दोनों को बराबर लिखा था। अब 20 वाली रिजल्ट आया तो पता चलेगा, क्योंकि 2 चीजें थी और दोनों को मैंने बराबर लिखा था। इनसे अब देखिए ये थी ना, सिंध पुअर एजुकेशन सिस्टम कॉलन काजेज। अब ये एक सवाल है, एंड वे फॉरवर्ड। अब ये देखें 2 चीजें, कॉजेज एंड वे फॉरवर्ड आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर, ये अलग दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मैं कॉजेज भी अगर 6 दूंगा तो 6 सॉल्यूशन दूंगा, 7 कॉजेज दूंगा तो 7 सॉल्यूशन दूंगा। कोशिश मेरी यही होगी। एक ऊपर नीचे हो सकता है, यू हैव रूम फॉर इट, बट कोशिश करें बराबर रखें अगर आपके पास आर्गुमेंट्स हैं तो, ठीक है। ये एंड और का समझ आ गया, और एंड वाला ये जो चक्कर है। अब कॉलन एंड, यहाँ पे कॉलन आए, यहाँ पे अगर 2 कॉन्सेप्ट के बीच में एंड आए, उसको कैसे हल करना है ये ज्यादा बेहतर आपको सर कल बताएंगे। सर का लेक्चर है कल, फिर आपकी डीकंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और आज वाला जो लेक्चर्स हैं, अच्छा ये क्योंकि ये मेरी स्ट्रेंथ भी नहीं है, ये इस पे आपको असाइनमेंट नहीं मिलेगी आज वाले लेक्चर पे। आज वाला जो क्या कहते हैं इसको, प्रोवर्ब या कोटेशन एसेस, आपको असाइनमेंट नहीं दे रहा, क्योंकि आपको एक साइड लेनी चाहिए। मेरा यही कॉन्सेप्ट था हमेशा कि आप या तो फिर लिटरेरी एसेज एंड प्रोवर्ब्स की तरफ जाएं, फिर सारी कोटेशंस पढ़ें, सारे प्रोवर्ब्स पढ़ें, उनके जितने जितने मीनिंग्स निकलते हैं वो आप पढ़ें, उन पे ग्रिप करें, ठीक है। और आर्गुमेंटेटिव को छोड़ दें फिर। लेकिन आर्गुमेंटेटिव की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इस तरफ आएं। अगर वो किसी को घर में
अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो भी हल है उसका, मैंने बता दिया है आपको, मुझे जैसे एक मैसेज कर दें आप, ठीक है। बाकी इसी की असाइनमेंट इसीलिए नहीं दे रहा हूँ, आपके नॉवेल्स पढ़े हैं प्लस, हाँ फिर आपको नॉवेल्स भी लाजमी बाद में पढ़ने पड़ेंगे, जरूरी नहीं है लेकिन पढ़े तो ज्यादा फिर बेहतर होता है, फिर वो आप उस तरफ जाते हो, ठीक है, आर्गुमेंट्स के लिए आर्गुमेंटेटिव साइड जाते हो, फिर आर्गुमेंट्स बेहतर करते हो। अच्छा ये कॉलम वाला आपको सर करवाएंगे, वैसे ये आज मैंने करवाया नहीं है, आपको ये कॉलम खुद सर करवाएंगे, मैंने सिर्फ आपको एंड एंड और बताया है। हमें फिर आप आउट ऑफ द टॉपिक सवाल करते हो, आउट ऑफ द क्लास टॉपिक करते हो, सवाल करते हो, सवाल जो क्वेश्चन पढ़ा है ना उसी पे करें, कॉलम मैंने बताया नहीं है, मैंने आगे एंड एंड और वाला बताया है। यहाँ पे कॉलम हो, यहाँ पे एंड हो, वो सर आपको कल पूरे लेक्चर में पहले बताएंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका इसका आंसर आ जाएगा। सर गिव वन सेंटेंस फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज मिथ इन काउंटर सेंस। अच्छा ग्लोबल वार्मिंग मिथ, अब ये इसमें बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है। एक तो ये कि इट इज अ नेचुरल फिनोमेना, काफी साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इट इज अ नेचुरल फिनोमेना, ये कोई मैन मेड चीज ही नहीं है। आप ये अगर एक जगह गर्मी हो रही है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे गर्मी हो रही है, तो आर्कटिक पे पोल्स पे ज्यादा सर्दी भी हो रही है, मतलब इंटरचेंजेबल है। और काफी लोग ये कह रहे हैं कि ये अर्थ एंड सन की रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन का मसला है, ये इस पे कोई और ये ग्रीन हाउस गैसेस का मसला नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग को तो असल में काज जी बता रहे हैं, मैन मेड काज है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। चाइना को कहते हैं कि चाइनीज हॉक्स है, ये चाइना की एक प्रोपेगेंडा है, ताकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, चाइना इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, इट इज डेवलपिंग कंट्री, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी डेवलपमेंट को रोकने के लिए चाइना ने एक ये फिनोमेना लाया है खामखा के, ताकि वो अब कोल पे काम नहीं करेंगे, रिन्यूएबल्स की तरफ जाएंगे, तो एक शिफ्ट के लिए ना आपको पैसा चाहिए। अब अगर डेवलप्ड कंट्रीज अपना पैसा उस तरफ लगाएंगी तो ऑटोमेटिकली उनकी डेवलपमेंट थोड़ा स्लो हो जाएगी। तो ये अमेरिका का पर्सपेक्टिव है, काफी अमेरिकन साइंटिस्ट यहाँ पे जो थिंक टैंक्स हैं वो कहते हैं कि इट इज अ चाइनीज हॉक्स। ये तो ट्रंप ने ओपनली भी कहा था कि ये चाइनीज हॉक्स है, ये ऐसी कोई चीज है ही नहीं, इट इज क्रिएटेड फिनोमेना टू स्टॉप अमेरिका फ्रॉम बीइंग अमेरिका, ठीक है। ये आपके काउंटर है सारे, ये 4-5 आप 3 लेटर्स बना सकते हो जब एंड वाला है, तो एक में आप एक ही देते हैं हॉक्स करके। Trump believes that American think tanks believe that Chinese propaganda to stop the developed nations from being investing in their development। अब क्या हो रहा है, आप देखेंगे काफी क्योटो प्रोटोकॉल में ऐसे वो आज आ गई हैं एक्सेस के, आप डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रही हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। अब कार्बन ट्रेडिंग होती है, ये आप साइंस जनरल साइंस एबिलिटी में पढ़ेंगे, उनमें वो हमें पैसा भी देती हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। ये सारी चीजें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही हैं, वो कह रहे हैं ये चाइनीज का क्रिएटेड है, ठीक है। ये अब कल आपका एंड कॉलम भी हो जाएगा, फिर आपकी डिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट, और फिर आपको ये जो असाइनमेंट है 20 टॉपिक्स की 10 आपको मिल गए, 10 बाकी मैं दे दूंगा। नहीं सानिया अभी भाभी क्यों नहीं देंगे मिथ एंड रियलिटी, क्योंकि मिथ एंड रियलिटी आर अपोजिट फिनोमेना। मिथ या फिर रियलिटी एक ही चीज होगी, यहाँ तो ये हकीकत है, यहाँ तो ये मिथ है, ठीक है। अगर हकीकत है तो फिर आप उसकी साइड लेकर हकीकत से बयान करेंगे, अगर मिथ है तो मिथ की साइड लेकर उसको बयान करेंगे। एंड की वजह से आप बाउंड हो गए कि काउंटर पर्सपेक्टिव में दूसरी चीज को भी मेंशन करें, फिर एक पैराग्राफ में, 2 पैराग्राफ में या 3 में, लेकिन क्लियरली आपकी वर्डिंग से उसको पता चलेगा कि इट इज नॉट योर स्टांस। थीसिस में भी पता चलेगा कि इट इज नॉट योर स्टांस, ये कुछ और लोग कहते हैं, ये कोई और खलाई मखलूक है जो कहती है ये। ठीक है, क्लियर। अब सर कॉलन एंड एंड पढ़ाएंगे कल, उसके एक एक एग्जांपल भी आपको यहाँ मिल जाएंगे प्रॉपरली, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट भले आप ले लो, और अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल नहीं है? अगर देखें ना मेन टाइप्स 4 ही, आप प्रोवर्ब को अगर छोड़ दें तो 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स की आपको 10 की असाइनमेंट मिल गई है, 10 वाली मैं कल वाले लेक्चर के बाद आपको दे दूंगा। फिर आपको मंडे ऑफ है, और दूसरी क्लास फिर ट्यूसडे रखें या वेडनेसडे रखें, क्योंकि आपकी असाइनमेंट इतनी लंबी नहीं है। जैसे अहमद कोई सवाल है पूछ लें। सर तो सर जी। इन दोनों में मतलब डिफरेंस क्या हो रहा है, मिथ और रियलिटी, मिथ एंड रियलिटी?
मतलब जैसे आपने बताया अच्छा, एंड एक बार रियलिटी जो है उसमें अच्छा, 6 में। अगर ये सुन लें आप भी, अब अगर ग्लोबल वार्मिंग मिथ और रियलिटी सवाल है, दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग मिथ एंड रियलिटी, ठीक है, काउंटर पर्सपेक्टिव को भूल जाएं। और रियलिटी में आप क्या करेंगे, एक साइड कहेंगे, उस पे सारे पैराग्राफ लिख के पूरे करके आ जाएंगे। काउंटर पर्सपेक्टिव दें ना दें आपकी मर्जी है, ठीक है, इट इज ऑप्शनल फॉर यू। लेकिन अगर एंड है, आपने रियलिटी साइड ली और उसको प्रूफ तो लाजमी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपने उसको मिथ भी बताना है। मिथ फिर आप एक पैराग्राफ में बताएं, एक काउंटर पर्सपेक्टिव लिख के, 2 में बताएं या 3 में बताएं, ठीक है, लेकिन इसकी क्वांटिटी वुड बी लेसर देन द स्टांस यू हैव टेकन। इसमें आपने दोनों चीजें बताना मैंडेटरी हो जाता है। अगर एक दूसरे लफ्ज में मैं कहूं काउंटर पर्सपेक्टिव, यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है। यहाँ पे आपके पास रूम है कि काउंटर पर्सपेक्टिव वाले सवाल को छोड़ दें और पैराग्राफ को छोड़ दें। इसमें काउंटर पर्सपेक्टिव लाजमी देना है क्योंकि इट इज द एंड। ठीक है, ठीक है सर। यस सर, क्लियर? यस अस्सलाम सर, वालेकुम सर। क्लियर हो गया। और कोई सवाल? सर आवाज आ रही है सर? अस्सलाम वालेकुम जी, आ रही है, आ रही है। सर। वो लेमन लाइफ थ्रोज यू लेमन मेक इट लेमिनेट वाला जो क्वेश्चन था ना, उसमें हमने ये सुना है कि कुछ लड़के क्या है ना एग्जाम्पल करके आते हैं, मतलब कोई कंट्री का एग्जाम्पल अच्छा, लेके, एग्जाम्पल जैसे आपको पता है जो मैंने बांग्लादेश बताया हो था, गया एट तो इंडिविजुअल लेवल। बांग्लादेश। हाँ, जो मैंने बताया एट इंडिविजुअल लेवल, एट नेशनल लेवल। अब इंडिविजुअल में क्या लिखेंगे आप एल्बर्ट आइंस्टाइन का सवाल देंगे, एडिसन का एग्जांपल देंगे, आप हेलन केलर का एग्जांपल देंगे कि इनके पास लाइफ ने, हेलन केलर शी वाज ब्लाइंड, लेकिन उसने आगे चल के बुक्स लिखी, बहुत दुनिया को पढ़ाया है किस्म से ना, खुद ब्लाइंड होके, उसका एग्जांपल फिर उसमें एग्जांपल देंगे आप। ऑब्वियसली नेशन में आप जापान का देंगे, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद खत्म हो गई थी, लेकिन फिर अभी देखें तो वो टेक्नोलॉजी हब है। चाइना का एग्जांपल दिया आप, ठीक है, यूरोप का देंगे आप, बट हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते, उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। दे सकते हो। इंट्रोडक्शन लिखने के भी काफी तरीके हैं, बट इसमें कनोटेशन जो ऐसे होता है ना, इसमें कोशिश करेंगे पहले उसकी मीनिंग बताएं डायरेक्टली। अच्छा, कुछ टीचर्स हैं इंट्रोडक्शन इसका अलग लिखवाते हैं, उसमें पहले इंट्रोडक्शन में ऐसे जो आप बोल रहे हो ऐसे एग्जांपल लिखवाते हैं, लेकिन मैडम जो ब्रिटिश काउंसिल का हमें फॉलो करवाती थी कि उसमें कहते हैं कि डायरेक्ट आप पहले उसका मतलब समझाएं, उसका मतलब क्या है। अच्छा, अगर आपका कुछ सवाल है, आप क्वेश्चन फिर भेजा है आपने मार्क ने, कंफ्यूजन प्रोज एंड कॉन्स। अच्छा, प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज मतलब अच्छी चीजें ग्लोबलाइजेशन की, कॉन्स मतलब बुरी चीजें। अब उसने अगर और दिया है तो आप क्या करेंगे, या तो फिर प्रोज देंगे या तो फिर कॉन्स देंगे, एक चीज, ठीक है, अगर और दिया है बीच में। अगर उसने एंड दे दिया तो मतलब दोनों चीजें देनी है लाजमी, उसकी खराब चीजें भी बतानी है लेकिन अच्छी चीजें भी बतानी है। लेकिन आपको स्टांस लेना भी लाजमी हो गया क्योंकि ये दोनों अपोजिट टू ईच अदर हैं, तो आपने यहाँ तो प्रोज को फेवर करना है, यहाँ तो कॉन्स को फेवर करना है, और जिस साइड को फेवर करेंगे उसमें पैराग्राफ ज्यादा लिखेंगे और जिसमें आपने फेवर नहीं किया उस पर पैराग्राफ कम लिखेंगे। फिर प्रो का 1 लिखें, 2 लिखें या 3 लिखें, इसका ज्यादा लिखेंगे, बस ये फर्क है। प्रोज मतलब अच्छी चीज है, कॉन्स मतलब बुरी चीज है। और कोई सवाल? सर हेडर जो है हमारे, सर वो तो Headers? आउटलाइन में ज्यादा यूज होंगे ना, हेडर्स प्राइमरी या सब हेडर्स जो भी है। आउटलाइन में हेडर अंदर नहीं लिखते, वो पूरा जब हम आगे आएगा ऐसे तो आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। असल में बताया मैंने क्या किया है, अब मसला आप लोगों की ये हो रहा है कि ऐसे कोई पढ़ाता नहीं है, ऐसे मैंने उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके आखिर में आपको बताऊंगा कि अब इन सबको जोड़ के रखते हैं बस, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं आप। ऐसे में क्या होगा, आप स्टेप बाय स्टेप उस पर कमांड हासिल कर लेंगे, वो एक एक्सपर्टीज हो जाएगी, तो आप सेकंड स्टेप पे जाएंगे। इसीलिए मैंने पहले डीगर स्ट्रक्चर सिखाई है, इसके बाद अब पहले आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग सिखाऊंगा, उसमें फिर आप फुल लेंथ ये आउटलाइंस बनाएंगे। फिर उसके बाद आपको मैं इंट्रोडक्शन सिखाऊंगा, 10 टाइप्स, 8-9-10 टाइप्स हैं इंट्रोडक्शन के, वो सिखाऊंगा, ठीक है। फिर उनकी असाइनमेंट मिलेगी, ठीक है, आउटलाइन की अलग असाइनमेंट मिलेगी। अब देखें, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा कल के बाद, नेक्स्ट वीक एक लेक्चर होगा उसका, उसमें मैं आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग सिखाऊंगा। फिर आपको 2 दिन का ऑफ होगा और फिर आप 2 दिन के बाद 10 आउटलाइंस बनाएंगे कंप्लीट उस 2 दिनों में। फिर हम चले जाएंगे इंट्रोडक्शन पे, फिर इंट्रोडक्शन के 2 लेक्चर्स होंगे, 5 इंट्रोडक्शन एक दिन, 5 टाइप्स दूसरे दिन। फिर आपको 3 दिन का टाइम दूंगा जिसमें जितनी आउटलाइंस आपने 10 बनाई उन 10 का इंट्रोडक्शन भी लिखना होगा। ऐसे चलेंगे, मतलब एक लेक्चर के बाद फिर जो असाइनमेंट आएगी उसका टाइम होगा।
मैं तो हालांकि ये भी सोच रहा था कि कल वाले लेक्चर के बाद एक दिन छोड़ के आप असाइनमेंट लेकर फिर आगे चलूं, लेकिन सर ने कहा ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ही वन गो में कर लें तो बेहतर है, में 3 लेक्चर्स हैं और एक साथ करते हैं, तो मैंने इसलिए इसको एक साथ करा लिया है। और ये एक ही चीज है एक ठीक किस्म है से सर, लेकिन सर जी। अच्छा सर, वो मतलब एक रिक्वेस्ट भी थी कि जो आपके कोई ऐसे अटेम्प्टेड हो उसमें जो तो जब हेडर्स ऐसे हो ना, फुल वो सर लिखना पॉइंट स्टार्ट आउट करेंगे करके तो अगर आपको स्क्रीन एक तो शेयर। शेयर कर दूंगा, ओके शेयर करूंगा, बट जब उस लेवल तक आ जाए ना, अभी आगे वाली चीजें पढ़ाई नहीं है। ठीक है सर। एक दो सर अमीन के दे देंगे आपको, एक दो अपने दे देंगे। हाँ, मेरा नहीं बोला, सारे दे सर। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन अगर है तो बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मूंखे प्रोज एंड कॉन्स में अञा भी कंफ्यूजन है, लाइक मिथ और रियलिटी या मिथ एंड रियलिटी में त पाण हिकिड़ो स्टांस खणो पिया, त प्रोज एंड हाँ। कॉन्स त पाण ॿई इक्वली प्रोपोर्शन उन्हनि खे ॾेई करे लिखंदासीं न। सो इक्वल ॾींदव त पोइ सभु फेल अथव, ईअं काम फेल थींदो। लाइक 21 में इहो आयो हो त प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, त पाण खे हिन में कुछ बि अगर स्टांस आहे तव्हां खणणो मां त आहे अॼु ताईं जेके मूंसां पास वेठा अथव न, ईअं सभिनी खां पुछियो आहे त तव्हां साइड कई आहे, मोस्टली साइड कई। देयर आर एक्सेप्शंस, लेकिन जिन मैडम असांखे स्टली चयो हुयो, इवन मां जेको हिकिड़ो किताब राइट स्टफ पढ़ियो हुयो वैसे लाइ जो भी हुयो, उन में भी लिखियलु आहे त ऐसे इज योर स्टांस, एक किस्म से ना, तो एक आपने स्टांस लेना है। यहाँ तो देखिए इसमें फिर आपको एंड की वजह से ना दोनों चीज देनी है उसको, बस सिर्फ डिफरेंस इज दैट कि आप एक साइड प्रेफर करते हो, जो आप साइड समझते हो कि ज्यादा बेहतर है उसकी, यहाँ तो उसमें कॉन्स बहुत ज्यादा हैं, यहाँ तो उसमें प्रोज बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, एक साइड को आप बोलेंगे ना, लाजमी बात है, आप ये तो नहीं कह सकते इक्वल हो, ग्लोबलाइजेशन के दोनों इक्वल हो, या सोशल मीडिया के प्रोज एंड कॉन्स इक्वल हो, ये पॉसिबल नहीं है। एक साइड हमेशा एक साइड हैवी होती है दूसरी के ऊपर, आपके पर्सपेक्टिव में एटलीस्ट होगी कि हमारा सबका व्यू होता है। ठीक है, कोई एजुकेशन होनी तो चाहिए नहीं होनी चाहिए, अब डिफरेंट व्यूज होंगे आपको मिलेंगे, कोई कहेगा हाँ होनी चाहिए, कोई बोलेगा नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें वो हैं जो इसीलिए आपको ये दिया जाता है कि आप दोनों चीजें दें, लेकिन जो आपकी साइड है उस पर, अब देखें सर अमीन ने सिर्फ एक प्रो लिखा है, इस पे 12 कॉन्स लिखे हैं, तो वो क्यों पास हुए हैं? हालांकि एंड वाला था, बताएं खुद एंड था ना, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सिंपल एंड, वो पास है आपके सामने। ऐसे काफी हैं आपको मिलेंगे, जिन्होंने स्टांस लिया है वो मोस्टली पास हैं, और जिन्होंने स्टांस नहीं लिया है वो मोस्टली फेल हैं। उनमें भी हालांकि मैं आई एडमिट के काफी ऐसे हैं जिन्होंने 6 लिख के भी पास हुए हैं, बट दे आर फेयर, उनकी लैंग्वेज या तो बहुत अच्छी होगी इसलिए बच गए। ठीक है, स्टांस ऐसे सवाल में नहीं आएगा। टूरिज्म इन पाकिस्तान, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, इसमें आप प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, अब दो डिफरेंट चीजें नहीं, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये अपोजिट टू ईच अदर नहीं है। ठीक है, अच्छा ये आपको सेकंड कल पता चल जाएगा, सर अमीन आपको ये पूरा कल करवाएंगे भी, आज जवाब नहीं दे रहा इसका। एंड वाला कल सर अमीन आपको पूरा आउटलाइन अपना ऐसे बताएंगे जो उन्होंने 2021 में किया है, प्लस में कॉलम के साथ एक ऐसे सर का बहुत अच्छा किया हुआ है, वो भी मैं उनको कहता हूँ कि आप कॉलम की पूरी आउटलाइन करवा लें, मतलब जैसे सर डिकंस्ट्रक्शन। तो सर ये प्रोज और कॉन्स में जो है एक भी पैराग्राफ हम काउंटर पर्सपेक्टिव का नहीं देंगे ना, मतलब सारे आपके जो पास अगर मैं रूम में और वाले में आपके पास रूम है कि अगर फॉर एग्जांपल आई एम प्रेफरिंग कॉन्स, तो मैं और का एक भी नहीं दूंगा और में। ठीक है, लेकिन सही है, मेरे पास फिर भी रूम है कि मैं काउंटर पर्सपेक्टिव में एक लिख सकता हूँ, मेरे पास रूम है काउंटर पर्सपेक्टिव में एक लिख लूं। ठीक ठीक है है, सर। ना लिखूं तो ऑप्शनल है मेरे पास ना, काउंटर पर्सपेक्टिव वैसे भी ऑप्शनल है, तो यहाँ पे भी ऑप्शनल है, अगर और है। एंड आ गया तो अब ऑप्शनल नहीं है, अब मुझे देने हैं। फिर डिपेंडिंग आपके भी, आप एक देते हो, 2 पैराग्राफ देते हो, 3 पैराग्राफ देते हो। ठीक है सर। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं है, मिटा दूं ये? यस सर, बस मिटा दीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।